देखो अशोक जी, मैं गंभीर गंभीर बातों पे नहीं आऊंगा। मैं केवल ये पूछना चाहूंगा, मुझसे एक बहुत अच्छे बहुत सीनियर आदमी ने कहा कि मोदी ने इस बजट से योगी को निपटा दिया। अब मैं इस विषय पे आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या वाकई ये खेल था? देखिए संजय जी, यहाँ दिनेश जी बैठे हैं और मैं दिनेश जी को बहुत मानता हूँ क्योंकि वो बहुत स्टडी करके बात करते हैं और फाइनेंस का तो वो उनका है। प्रोफेसर हाँ, मनीष ने भी जो एक एंगल और भी है कि वो महाराष्ट्र के हैं। मुझे पता है आपको महाराष्ट्र के लोगों पर आपको बहुत प्यार रहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो प्यार तो तुम मुझसे भी हो, तुमसे भी है, मेरे साड़ू लगते हो तुम तो। मैं आज बता ही दूं लोगों को। तो सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक बजट है और ये ऐतिहासिक बजट इसलिए है, मैं यदि गलत हूं तो मुझे दिनेश जी करेक्ट करे, कि मैंने पहले बजट में देखा कि वित्त मंत्री का भाषण और एनेक्चर मैच नहीं करते। वित्त मंत्री जो वाचाल रूप से जो पढ़ रही थी और महाभारत से लेके तमाम 100 साल के देश का, 100 साल में देश कैसा होगा इसका एक रोड मैप और सपना लोगों के सामने रख रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे एनेक्चर में लिखा हुआ है। वो एनेक्चर के कोई आंकड़े इनके कहीं मैच नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जो कहा यदि वो एनेक्चर में होगा तो वहां सबके आंकड़े बढ़ के आने चाहिए थे, घट के आ रहे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात गए थे मुख्यमंत्री बनके, तब गुजरात में नहीं के बराबर कर्जा था। जब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात छोड़ा तो गुजरात इस देश का सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य था। तो कर्ज लेके इवेंट करना ये उनकी बहुत पुरानी आदत है और इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं लगता कि यदि आज का हमारा बजट का स्थिति देखो तो हमारा 54.6% बजट ये आपका डेब्ट सर्विसिंग में जाता है, कर्जे के सर्विसिंग में, कर्जा उतारना, ब्याज देना, इसमें चला जाता है। हमारे 2014 से जितने भी बजट आ रहे हैं उसमें करीब करीब 40% हम बोरोइंग से चल रहे हैं। हर बार 40% हम कर्जा लेते हैं। इस बार भी आपने कोई ग्रीन बॉन्ड की बात करी है। आप पुरानी चीज नए कलेवर में बेचने के आदी है और इसीलिए आपने एक प्रधानमंत्री गति शक्ति का एक नया शगुफा, एक लॉलीपॉप मार्केट में दिया और प्रधानमंत्री गति शक्ति में कुछ भी नहीं, जो पुराना हो रहा था वही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसमें बजट कम हो गया तो वहां कैसी गति मिलेगी? मुझे ये नहीं समझ में आता, प्रधानमंत्री का नाम लगते से यदि सड़क 2-4 किलोमीटर अपने आप बनती होगी मोदी जी का नाम बनते हुए, तो ये अजूबा अभी तक मैंने देखा नहीं। आपने ट्रेनें बोली कि हमने इतने 400 ट्रेनें हम शुरू करेंगे और मैं जानता हूं कि इसमें कुछ नहीं होगा, ट्रेनें जरूर शुरू होगी और जो कार्गो टर्मिनल है सब वो भी बनेंगे क्योंकि वो बाप जी के लिए सरेंडर करने होंगे। 400 ट्रेनें होगी, अडानी जी को दी जाएगी, कार्गो हब्स होंगे, अडानी जी को दी जाएंगे। मुझे आज हंसी आ रही थी कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे। पहले गंगा को तो मुक्त करो। आज रिपोर्ट है कि काशी में जहां इन्होंने डुबकी लगाई, वहां गंगा का पानी इतना भयंकर प्रदूषित हो चुका है क्योंकि सीधे 25 नालों का पानी सीधे के सीधे 7 जगहों से गंगा में बिना ट्रीट करके जाया जा रहा है। कौन सा आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वहां डेवलप करोगे जब उसी गंगा का पानी, प्रदूषित पानी, कहां से वो ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती करेंगे? किसानों को आज समस्या आवारा जानवरों से है और ये ड्रोन देने की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन दे देंगे। निर्मला सीतारमण जी को बहुत चिंता हो रही थी कि 100 साल बाद शहरों के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने कुछ स्टडी सेंटर के लिए कुछ पैसा 250 करोड़ रुपए दे दिया कि आप जरा स्टडी करो कैसा करना चाहिए। लेकिन इसी मोदी सरकार ने कुछ साल पहले स्मार्ट सिटी घोषित की थी, 100 स्मार्ट सिटी होने वाली है। उस 100 स्मार्ट सिटी का आज क्या हाल है ये सारे देशवासियों को पता है। जो भी लोग आज सुन रहे होंगे उन्होंने भी अपने आसपास की स्मार्ट सिटी देखी होगी। तो हर बजट में नया शगुफा छोड़ना, अगले बजट में फिर कोई दूसरा नया शगुफा छोड़ना, नया लॉलीपॉप देना, पुराना कोई जिक्र मत करना, पुराना सारा घाटा सर पे चलते रहना और ऐसा ही चलता रहा तो 2025 के बाद मुझे लगता है हमारा जो बजट होगा उसमें से 80% पैसा हम सिर्फ पुराना कर्जों का ब्याज और पुराना कर्जों के इंस्टॉलमेंट देने में लगाएंगे।
मुझे इस बात की बहुत चिंता है, क्योंकि यदि आपका घाटा इतना बढ़ता है, जो आप जो घाटा बता रहे हो, और मनीष जी ने सही कहा कि जो घाटे के आंकड़े हैं वो हास्यास्पद है। वो 6.4 नहीं है, वो 9 और 10 तक पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अनेक्चर के आंकड़े ही उसको 10 तक पहुंचा रहे हैं। और यदि इतना ज्यादा घाटा डेफिसिट, यदि बजट डेफिसिट आपके पास है, वित्तीय घाटा है, तो फिर आने वाले समय में जो महंगाई में तड़का लगेगा वो इतना भयानक होगा, तो उससे जनता, अभी तो जनता बाप बाप कर रही है। तो मंत्री कह रहे हैं कि आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए मोदी जी नहीं आए हैं। मोदी जी वो पीओ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका तो आज जिक्र ही नहीं था कोई। इनके दावे हास्यास्पद है, कहीं तो रियलिटी के साथ होने चाहिए। आपने कहा हमने किसानों के एमएसपी के लिए इतना पैसा दिया, अरे क्या जरूरत है पहले एमएसपी पे किसान बेचे क्यों? एमएसपी ये जुगाड़ है किसानों के लिए, अंतिम अंतिम जगह है कि मार्केट में रेट ही नहीं है। मार्केट में रेट क्यों नहीं है? एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता यदि अनाज ज्यादा हो रहा है तो? आप कहते कि हम एक्सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम क्लस्टर बनाएंगे। कश्मीर में केसर का क्लस्टर होगा, आंध्र प्रदेश में मिर्च का क्लस्टर होगा, नागपुर में संतरे का क्लस्टर होगा। वो कहां गए भाई क्लस्टर? 2 लाख करोड़ का पैकेज जो पिछले कोविड में गया वही नहीं बांटा आपने। वित्त मंत्री स्वयं रिकॉर्ड पे कहती है कि हमने वो नहीं दिया, और अब 6,000 करोड़ एमएसएमई को 5 साल में दे रहे हो आप, जो 1,000 करोड़ आएंगे तो वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो आप कहां एमएसएमई को जिंदा कर रहे हो? आप कर, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, जब यहां पे लोगों को अगले 10 घंटे में रोटी की व्यवस्था की चिंता है कि 10 घंटे बाद कल सुबह की रोटी की व्यवस्था क्या? आप 100 साल का भारत देख बताने जा रहे हो, या 25 घंटे लोग इंतजार नहीं करते, आत्महत्या करते, और आप 25 साल के बाद की ब्लूप्रिंट दे रहे हो? आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने ये आज घोषित कर दिया, आप मात्र 2 लोगों के गुलाम हो, कुछ उद्योगपतियों के आप गुलाम हो, उनके दरवाजे के पामेरियन हो। वो बिस्कुट डालते हैं और आप बिस्कुट खाते हो, और जनता को आप मूर्ख बनाते हो। किसान किसान किसान, ये 3 कानून चुनाव के बाद वापस आएंगे। संजय जी लिख लीजिए मेरे से आप, ढकोसला है 3 कानून का, ये सब नाटक है इनका। 3 कानून भी वापस आएंगे, किसानों की सब्सिडीज भी कम हो रही है, एमएसपी पे भी माल खरीदा नहीं जाएगा। किसान मजबूरी में अडानी के दरवाजे पे अपना सामान छोड़ के आएगा कि बाबा बाप, मेरे माए बाप जो रेट में देना है दे दो, और इस देश के किसान को ये भिखारी बनाएंगे। इस बजट में कोई, एक तो बजट पहले कन्वेंशनल एक बजट होते थे कि आप हर मिनिस्ट्री का बताते थे कि इतना हमने पिछली बार दिया था, इस बार इसलिए दिया है ज्यादा, या इस बार इसलिए काटा है। कोई जवाबदेही नहीं। आप बजट के नाम पे एक मजाक करते हो। महाभारत को सर्व सुखाय, क्या सर्वंत कुछ तो भी महाभारत का एक डायलॉग बोला उन्होंने, कि सर्व को सबके सुख की बात करते हैं। अब इनके सब क्या अडानी अंबानी तक ही सीमित रह गए क्या? क्या किसान और मजदूर, या मजदूरों के लिए तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी। जो मेजर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको इन बजट का कोई एक सेक्टर भी एड्रेस नहीं करता। हास्यास्पद है। आप ये कहते हो कि डिफेंस का परचेस जो होगा, डिफेंस का परचेस का 60-65% मेक इन इंडिया का होगा। इसके पहले जब नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने मेक इन इंडिया की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि जो भी विदेश से हम आयात करेंगे डिफेंस के लिए, उसमें 30% इंडियन कंपोनेंट होना कंपलसरी होने चाहिए। लगातार आर्मी सप्लाई मांग रही थी और सप्लाई देने के लिए कोई तैयार नहीं था। आपने वो 30% का क्लॉज हटा के भेज दिया। कल आपको AK-47 यदि लगेगी रशिया से तो आप क्या कहोगे कि 60% इसमें इंडियन माल लगाओ, नहीं तो नहीं लेंगे। आपके चाइना वाले आपके ऊपर आक्रमण करने से रुक जाएंगे कि नहीं नहीं इनकी राइफल आने दो फिर करेंगे? मूर्खतापूर्ण बात करना, देश को गुमराह करना जुमलेबाजी में, और 4 चुचैयों को आपने पैसा दे दिया
लाखों करोड़ों रुपए, और वो सुबह से शाम तक बजा रहे कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। बजट कितना घटिया है ये तो वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है, जहां उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। देखिए टीवी पे तो चल रहा है, बहुत अच्छा है, मैंने कई बड़े बड़े टीवी चैनल देखे हैं तो अशोक जी। होगा ना, टीवी वालों के लिए होगा, क्योंकि उस बजट में यदि विज्ञापन मिलते हैं करोड़ों के तो उनके लिए होगा। और आजकल चैनल किसके हैं? कहीं अंबानी का पैसा लगा है, कहीं अडानी का पैसा लगा है। तो वो अच्छा जो अशोक जी पामीरियन है बताइए, वो अपने अशोक जी मुझे, मालिक के लिए नहीं भोगेंगे, किसके लिए करेंगे? अशोक जी राजनीति के रूप में उत्तर प्रदेश के चुनाव चरम पर हैं, इस बजट उत्तर का प्रदेश चुनाव छोड़िए, किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी को कुछ नहीं मिला है, सबका असर नहीं घटा पड़ेगा, है। असर नहीं पड़ेगा यूपी के चुनाव पे इसका? नहीं, उनको इस बात की आश्वस्तता है कि वो शिमला, वो गर्मी में शिमला बना देंगे कैराना को, वो राम मंदिर को बेचेंगे। अच्छा जब वो कहते हैं, वो जब वो हिंदू कहते हैं मुसलमान कि करने मैं, का प्रयास करेंगे। अशोक जी जब वो कहते हैं कि मैं शिमला में गर्मी, शिमला बना दूंगा, गर्मी ले आऊंगा, तो लोग वो पार्लियामेंट में रोते हुए वाला भाषण में लगा देते हैं तुरंत। लोग भी बहुत बदमाश है यूपी के, कि वो जैसे ही कहते हैं शेर आया, वो पार्लियामेंट में रोते हुए कहते हैं देखो शेर रो रहा है। यूपी के लोग भी बहुत बदमाश हो गए, डरते नहीं है हम। नहीं, यूपी के लोगों ने तो शेर को बिल्ली बन के हुए मुख्य प्राइम मिनिस्टर के गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा, उसी दिन समझ में आ गया कि ये शेर है या बिल्ली है। जो पुलिस के बल पे दादागिरी करता हो और प्रदेश के पुलिस को एक गिरोह के रूप में उपयोग में लाके अंडरवर्ल्ड का एक गिरोह चलाता हो 4.5 साल, ठाकुरों की सरकार चलाता हो, उसकी तो बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वर्तमान में बजट की बात करें तो बजट से इससे बड़ा हास्यास्पद बजट मैंने नहीं देखा। और दिनेश जी ने कहा था कि पहले बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। दिनेश जी, जिसको देश सेवा करनी होती है, जिसको देश के लिए कुछ करना होता है, उसके लिए वो बजट भी वंदनीय होगा, वो गीता के समान साथ में रखेगा। लेकिन जिन्हें अडवाणी और अडानी की सेवा करनी हो, जिन्हें चंद उद्योगपतियों का घर भेजना हो, जिनका प्रोग्रेस स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, कभी उन्होंने मरते हुए किसानों का इंडेक्स नहीं देखा, कभी उन्होंने पलायन करते हुए मजदूरों का इंटरेस्ट नहीं देखा। एक इंडेक्स गंगा पे बहती हुई लाशों का भी होना चाहिए, वो कोई नहीं देखता। आज इन्होंने ये बजट पेश करके बजट के साथ मजाक किया, लोकसभा के साथ मजाक किया। लोकसभा में डंके की चोट पे कैसा झूठ बोला जा सकता है, फरेब किया जा सकता है, इसका मूर्तिमंत उदाहरण आज का बजट का डॉक्यूमेंट। और शायद पैनल से ही किसी ने कहा कि शायद आप ही ने कहा था संजय जी की इस बजट के बहाने योगी जी को सेट करने की कोशिश है, तो हो सकता है कि ये भी एक तरीका हो कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे फायदा ही ना मिले। नहीं, ये मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि सरकार एक्सपोर्ट के लिए कैसा करती है। मैं नीति और नियत में फर्क देखता हूं। नीतियां तो बहुत अच्छी होती है, नियत कैसी बदलती है। मैं सर वही कह रहा हूं कि सोयाबीन का, मनीष जी, सोयाबीन का एक एमएसपी तय था, और सोयाबीन जब क्रॉप आई तो बरसात के कारण क्रॉप मार खा गई, तो थोड़ी शॉर्टेज आ गई क्रॉप की, तो सोयाबीन के रेट 8,000 11,000 तक चले गए। जैसे 8,000 11,000 तक चले गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया अडानी जी। जैसा बाहर से सोयाबीन इंपोर्ट आ गया, ये एमएसपी से नीचे चली गई कीमत। तो जिस देश की सरकार किसानों को मार्केट से पैसा भी कमाने नहीं देती हो, वो किसानों के लिए एक्सपोर्ट क्या कहेगी? ये नियत है सरकार की। मैंने घाटे को गलत नहीं कहा, डेवलपिंग कंट्री का ये द्योतक है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें हमेशा बजट घाटे का होगा, लेकिन किस प्रतिशत में होगा? आपके जीडीपी के किस प्रतिशत में होगा? यदि जीडीपी का प्रतिशत वो 10 तक पहुंचता है तो फिर ये अलार्मिंग होता है। आपकी आरबीआई आज नपुंसक बैठी हुई है। लेकिन आज बैंकों से इन्होंने एक बात और रेखांकित की कि आप बैंकों से पैसा ले रहे हैं, डिविडेंड ले रहे हैं। बैंकों से डिविडेंड लेने के पहले आपने एक बैड बैंक बनाई, बैंकों के सारे लॉसेस और बैंकों के कर्जे, डूबत कर्जे आपने उस बैड बैंक में डाले। जिस समय आप सच बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, चाहे धान का भी, अगर आप बासमती का ही देखें, किसानों को उससे कितना आमदनी हुआ, और जो एक्सपोर्टर जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कितना आमदनी हुआ। और अगर उन दोनों की आमदनी की अगर तुलना करें तो कई बार ऐसा होता है कि किसानों के घाटे के आधार पे उनका आमदनी बढ़ता है।
तो ये चीज सिर्फ नियत की गलती नहीं है, ये नीति की भी गलती है। नहीं, नीति को जो नहीं, आप मनीष जी मैं नीति इसलिए कहता हूँ, नीति इसलिए कहता हूँ कि एक आंध्रा का राइस है, उसको बैन किया, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता किसी कारण से, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रहा है, ऐसा कहना था। शॉर्टेज की बात यही कहलवाते हैं, जो चीज एक्सपोर्ट नहीं करनी होती उसको बैन करते हैं। हमने प्रणब मुखर्जी के टाइम पे ओजीएल में विस्कस फाइबर अंदर और ओजीएल के बाहर करके अंबानी का साम्राज्य खड़ा होते हुए दिखाया। नीतियां थी, लेकिन नीति गलत थी, नियत गलत थी, क्योंकि उनको अंबानी को फायदा, बड़े अंबानी को फायदा पहुंचाना था। तो आज की डेट में ये जो लाइसेंस दिए जाते हैं एक्सपोर्ट के, हर किसान एक्सपोर्ट करे, गवर्नमेंट का अपीड़ा है, अपीड़ा सामने आ जाए। क्यों कुछ गिने चुने लोगों को एक्सपोर्ट हाउस और सुपर एक्सपोर्ट हाउस और ट्रिपल एक्सपोर्ट हाउस और ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार एक्सपोर्ट हाउस करके फैसिलिटी दी जाती है? क्यों बाहर की अपनी एम्बेसी नहीं प्रयास करती? वहां क्यों नहीं सेल खुलता है? ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सरकार माई बाप चला रहे हैं।